अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो चले कहानी में आगे बढ़ते हैं। कहानी का नाम है हमारा भीगी तेरे इश्क में। पिछले किस्त में हमने देखा कि वरदा अपनी जान बचा के कबीर शाह से अपनी जान बचा के जख्मी हालत से में भाग जाती है। आगे बढ़ते वो बस से उतर गई। वो उस शख्स से दूर हो जाए, कुछ तो था जो गलत। उसकी छठी हंस बार बार उसे कुछ गलत होने का एहसास दिला रही थी। इसलिए उसने उतर जाना ही मुनासिब समझा, क्योंकि ये कोई गांव लग रहा था जहां दूसरी औरतें उतर रही थी। रात गहरी थी। एक दफा तो वो लरस कर रह गई कि उसने कोई गलती कर दी है। यहाँ रास्ते में उतरने वाली उसे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। अगर वो कहीं और फंस गई तो फिर क्या होगा? फिर अल्लाह का नाम लेकर वो उन औरतों के पीछे पीछे ही चलने लगी, लेकिन तकलीफ के बायस वो ज्यादा नहीं चल सकती थी, तो वहीं एक तरफ बैठ गई। रास्ता कच्चा और दुश्वार होने की वजह वो शदीद दर्द में मुब्तला हो चुकी थी। कुछ आंसू गिरे थे, लेकिन उसने बेदर्दी से रगड़कर साफ कर दिए और तल्खी से सोचा कि जो लोग इस दुनिया में तन्हा रह जाते वो नाजुक मिजाज बिल्कुल नहीं हो सकते। उन्हें सख्त चट्टान जैसा बनना होगा, और वो बन गई थी सख्त जान। उसे रात के अंधेरे से खौफ नहीं आ रहा था। वो तकलीफ सह सकती थी, लेकिन उसके कुछ देर बैठने के चक्कर में वो औरतें कहीं दूर निकल गई थी, जब नजर भी नहीं आ रही थी वो कहाँ गई है। वरदा ने आराम से उठकर इधर उधर का जायजा लिया और फिर उसी रास्ते पर चलने लगी। रात और गहरा अंधेरा होने की वजह से वो कुछ भी नहीं देख पा रही थी, बस अंदाजे से ही चल रही थी। लेकिन ये अंदाजा ज्यादा देर दुरुस्त साबित नहीं हो सका, और एक गलत पाव रखने पर वो धड़ाम से खाई में जा गिरी। तकलीफ हद से सवा सवा हुई तो वो होश से बेगाना हो गई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। फजर की नमाज बाजमात अदा करने के बाद वो आगे बढ़ा और अकीदत से मस्जिद इमाम साहब कारी मोहम्मद अब्दुल्ला के दोनों हाथों पे बोसा देते वो बोला, दुआ करें इमाम साहब कि हम अपने मकसद में कामयाब हो जाए। इंशाअल्लाह मेरे बच्चे, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। जब इरादे नेक हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। इमाम साहब इजाजत दे, बहुत लंबा सफर है, लेकिन जाने से पहले जमीनों का एक चक्कर लगाते हुए जाऊंगा। पता नहीं कितना वक्त लगे, तो सारे मामला देखने के बाद मैं निकल जाऊंगा और वापसी पर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक की अमान में जाओ। वो मुस्कुराते हुए मस्जिद से बाहर निकला और जमीनों की तरफ चलना शुरू किया। उसके गार्ड्स भी उसके साथ ही थे। सब ठीक चल रहा है ना फजल? जी साई सरकार, सब ठीक है। पानी का तो कोई मसला नहीं है। नहीं जी, सारी फसलों को रात से पानी लगाना शुरू हो चुका है और आज शाम तक मुकम्मल हो जाएगा, तो रात को पीटर पटेल ट्यूबवेल बंद कर देंगे। हाँ ठीक है फजल, सारा काम अपनी निगरानी में करवाना। मुझे काफी वक्त ज्यादा वक्त लग जाएगा, तो इस सारे अरसे में काम नहीं रुकना चाहिए। मैं चक्कर लगाता रहूंगा। जी साई सरकार, जो हुक्म आपका। वो चलते चलते काफी दूर निकल आए थे। साई सरकार, बड़ी अम्मा आ रही है, उम्मीद है हमारे घर पहुंचने तक वो पहुंच चुकी हो। ओ, मैं कैसे भूल गया कि अम्मा आ रही। जल्दी चलो, हमें जल्दी वापस पहुंचना है। ये ना हो अम्मा जी हमसे पहले पहुंच जाए, फिर से मेरी क्लास लग जाए। आ आ आ कोई है, मेरी मदद करो। वो बंद आंखों से हल्का हल्का सा कर्रा रही थी। वो मुकम्मल होश में नहीं थी। साई सरकार, ये किसकी आवाज आ रही है? फजल ने इधर उधर देखते हुए कहा। कौन सी आवाज? मुझे तो कोई आवाज नहीं सुनाई दी। साई सरकार, वो उस तरफ खाई से आवाज आ रही है। फजल ने हल्की सी गहरी खाई, जो कि पानी के गुजर के लिए बनाई गई थी, इशारा किया जहां से वरदा के कपड़े दिखाई दे रहे थे। हाँ, वहां कोई खातून है। लगता यहाँ इस तरफ किसी औरत का क्या काम। मैं देखता हूँ साई सरकार। नहीं रुको, मैं खुद देखता हूँ। पता नहीं कौन और किस हालत में है। इसने अपनी चादर उतारते एहतियात से आगे कदम रखा और मुसलसल करवा रही थी, लेकिन आंखें बंद थी।
साई सरकार ने जल्दी से उसके ऊपर चादर डाली ताकि उसके जिस्म की नुमाइश ना हो। फजल जल्दी से जीप मंगवाओ और बोल एक बंदा आए बस। और गार्ड्स को भी बोल दे जाकर दूर होकर मुंह दूसरी तरफ फेर ले, बीबी है। जो हुक्म साई सरकार। उसने चादर को वर्दा के ऊपर ठीक किया और उसे बाहों में उठा लिया। वो सारे कीचड़ में लिथड़ी हुई थी। अब उसके साथ साई सरकार भी कीचड़ में नहाए ही लग रहे थे। वो उसे लेकर जल्दी से रास्ते की तरफ बढ़ गया क्योंकि वर्दा अंधेरे की वजह से दूसरी तरफ आ गई थी। जल्द ही वो उसे जीप में लिटा चुका था। गार्ड भी पीछे दौड़ पड़े थे। वो खुद ड्राइव कर रहा था। ड्राइवर को भी उतार दिया था। वो किसी भी औरत पर किसी गैर मर्द की नजर नहीं डलवाना चाहता था। उसने खुद अभी तक उसे नहीं देखा था, सिर्फ उसकी सांसें चेक की थी। वसाई वसाई, वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। जी 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 साई सरकार। वो भागती हुई आई थी। साई सरकार, ये क्या हुआ आपको? उसने ये साई सरकार के कपड़े कीचड़ से भरे देखकर पूछा। वसाई, ये कोई बीबी है, खेतों से मिली है, बेहोश लग रही है, जल्दी करो, इसको गुस्ल दो, साफ कपड़े पहनाओ, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। साई सरकार, बीबी को गुस्ल खाने में कुर्सी पर बिठाकर आप खुद भी कपड़े बदल ले, नहाकर, मैं बीबी को संभालती हूँ। वो वर्दा को कुर्सी पर बिठाकर बाहर निकल गया था, जबकि वसाई ने दो और मुलाजिम औरतों को बुला लिया। वो जल्दी जल्दी से उसे नहला रही थी, साथ साथ उसे देखकर सोच भी रही थी कि कौन है। गुस्ल के बाद वसाई ने उस सबको बाहर भेज दिया और खुद वर्दा के कपड़े बदलने लगी। उसने साई सरकार की इजाजत से अपनी बेटी का एक जोड़ा मंगवाया और वर्दा को पहनाया, लेकिन वो उसके बेतहाशा मुतासिर हुए जख्म को देखकर परेशान हुई थी और बाहर निकलकर साई सरकार को बता दिया। डॉक्टर आ चुका था। साई सरकार ने वर्दा को बेड पर लाकर लिटा दिया और अब अभी आस पर उस पर नजर नहीं डाला था। वर्दा मुसलसल उनुदगी में बोल रही थी और कर्रा रही थी। डॉक्टर ने उसका जख्म चेक किया और दो इंजेक्शन लगा दिए। पट्टी बदलकर उसने बाहर साई सरकार को देखकर कहा, साई सरकार, मुझे लग रहा है इस लड़की को गोली लगी और ऑपरेशन हुआ है, क्योंकि ऐसे जख्म गोली लगने के बाद वाले होते और काफी देर पानी में रहने की वजह से जख्म में पानी हो गया है। आपको इनको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दे, ये मुझे ठीक नहीं लग रही। जी जो हुक्म डॉक्टर साहब आपका। वो निहायत ही शाइस्ता लहजे में कहते बाहर निकल गया था, क्योंकि उसे अम्मा जी के आने की खबर मिल चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, उसने अम्मा जी के गले लगते प्यार से कहा। तो वो भी उसका माथा चूम कर प्यार से बोली, मेरा अकरम शाह, कैसा है मेरा लाल? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आए आए अंदर आए। वो उनको लेकर अंदर चला गया। अम्मा, आप पहले नाश्ता करेंगी आराम? उसने गले लगाते पूछा। पहले तो कुछ देर आराम करूंगी मेरे लाल, फिर कुछ खाऊंगी। उन्हें साथ लगाए उनके कमरे की तरफ चल पड़ा। अम्मा भी बार बार उसका माथा चूमकर बलाए लेती, जैसे वो उसे न जाने कितने अरसे के बाद देख रही है। वो भी अपनी सारी मोहब्बतें अपनी अम्मा जी पर निछावर कर रहा था। अम्मा जी को कमरे में छोड़े वो सीधा वर्दा के कमरे की तरफ आया था, लेकिन उसे अभी तक होश नहीं आया था। ये बात परेशान कौन थी? वैसे वसाई कैसी है बीबी? उसने परेशानी से सोच पूछा। साई सरकार, मुझे लगता है हमें उनको अस्पताल ले जाना चाहिए, कुछ होश नहीं है बीबी को। अल्लाह जाने कौन है, कहाँ से आई है, कौन मार कर फेंक गया खाई में। वसाई खामोश। उसने मुंह पर उंगली रखकर वसाई की चलती जबान को ब्रेक लगाई। एक लफ्ज भी नहीं। वसाई, तुमने हवेली में कोई लड़की नहीं देखी? मुझे कोई लड़की नहीं मिली और ना यहाँ कोई डॉक्टर आया है, ना ही कोई लड़की। साई सरकार ने अस्पताल में दाखिल करवाई है। समझ गई? जी साई सरकार, मैं समझ गई। शाबाश वसाई, जाओ जाकर बाकी दो मुलाजिम को भी समझा दो, बल्कि उन दोनों को 2 हफ्ते की छुट्टी दे दो। वो चली जाए अपने घरों को और घरों से बाहर नहीं निकलना। अच्छे से समझा कर भेज दो उनको और कुछ पैसे भी दे देना। जो हुक्म साई सरकार का। वसाई बाहर निकली, जबकि करमशाह ने परेशानी से पहले नजर वर्दा पर डाली, जो पाक थी, साफ थी, सिर्फ इंसानियत के नाते फिक्र थी। और वो पहली नजर ही में घायल हो गया था। उसने इतनी प्यारी लड़की, सोई हुई गुड़िया पहली दफा देखी थी। ये नहीं था कि उसने कोई औरत या लड़की पहली बार देखी थी, लेकिन इतनी प्यारी सी लड़की जो सोई हुई और भी प्यारी लगे, पहली दफा देख रहा था, क्योंकि वो नजर झुकाकर चलने वाला इंसान था। ये बेइख्तियार उठने वाली नजर रुक गई थी, पलटना भूल गई थी, लेकिन वो नामहरम थी और ये ख्याल आते ही वो नजरों के साथ रुख भी फेर गया था। वसाई के आने के बाद वो उसे लेकर सीधा शहर की तरफ निकल गया था।
وہ اسے جلد از جلد ہسپتال میں ایڈمٹ کروانا چاہتا تھا تاکہ اس کا زخم مزید خراب نہ ہو اور وہ سوئی ہوئی گڑیا جاگ جائے، ٹھیک ہو جائے اور اپنے گھر چلی جائے۔ وہ نیت کر چکا تھا کہ اسے بخیریت اس کے گھ- اس کے گھر والوں کو، اس کے ماں باپ کے پاس چھوڑ آئے گا، اور اگر اس کے ساتھ کسی نے کچھ غلط کیا ہو تو اسے ڈھونڈ کر جان سے مار دے گا، کیونکہ ابھی تک اس کے ذہن میں یہی بات آ رہی تھی کہ اس لڑکی کو کسی نے دھوکہ دیا یا اغوا کر کے زیادتی کی ہے یہ اور پھینک دیا ہے۔ اور کرم شاہ کو ایسے لوگوں سے نفرت ہے، شدید نفرت۔ بھلا اس پیاری سی لڑکی نے کسی کا کیا بگاڑا ہوگا جو اس کا یہ حال کیا؟ یہ وہ سوچتے ہوئے بس گاڑی چلا رہا تھا، کچھ ہی دیر میں ہاسپٹل کے سامنے تھا۔ میں رک نہیں سکتا ڈاکٹر محمد، لیکن کسی کو کانو کان خبر نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی لڑکی یہاں اس حالت میں ہے۔ جو بھی بات ہوگی تم مجھے بتاؤں گے، اور اس لڑکی کا خیال خود سے بھی زیادہ رکھوں گے۔ وہ اپنے جگری دوست ڈاکٹر محمد سے مخاطب تھا۔ فکر کیوں کرتا ہے، میں ہوں نا، آرام سے جا، میں پورا خیال رکھوں گا اور تمہیں کوئی کسی قسم کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، میں سنبھال لوں گا۔ پیسوں کی فکر مت کرنا محمد، میں بس چاہتا ہوں یہ لڑکی ٹھیک ہو جائے اور اپنی گھر چلی جائے۔ شرمندہ نہ کر یار، پیسوں کی تمہارے سامنے کوئی اوقات نہیں ہے۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گا، اب تم جاؤ اور اپنا خیال رکھنا۔ وہ دونوں بغل گر ہوئے تو کرم شاہ باہر کی طرف نکل گیا، جبکہ ڈاکٹر محمد آپریشن تھیٹر کی طرف بڑھ گیا۔ وردہ کا زخم بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا، اس لیے ڈاکٹرز نے صاف کر کے دوبارہ سے ٹانکے لگا دیے۔ بخار بھی شدید تھا تو ساتھ ساتھ ڈرپ بھی لگا دیے۔ میں تمہارے پاس نہیں آؤں گی، دور رہو مجھ سے، مجھے ہاتھ مت لگانا، میں تمہیں دور دور رہو مجھے، نہیں نہیں۔ ڈاکٹر محمد پاس کھڑے اس خوبصورت لڑکی کی بے ہوشی میں بولنے والی ایک ایک بات کو غور سے سن رہے تھے اور نوٹ کر رہے تھے۔ ڈاکٹر محمد 27-28 سالہ نام کی کوئی طرح خوبصورت اور جو بصیرت انسان تھے، اور خوبصیرت انسان ہے جو ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے۔ 27 سالہ زندگی میں پہلی مرتبہ اسے کسی لڑکی کو دیکھ کر حقیقت جاننے کی بہت جلدی تھی۔ اب اس بے ہوشی میں کی جانے والی باتوں سے وہ کچھ اندازہ لگا رہا تھا۔ اس کے ساتھ کسی نے زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ کسی سے بھاگ رہی ہے، اسے جلد ہی ہوش میں آ جائے گا، تو اسی لیے اس نے وردہ کے پاس ہی بیٹھ کر انتظار کرنا مناسب سمجھا۔ وردہ بے ہوشی میں مسلسل بڑبڑا رہی تھی، مجھے نہیں، دور رہو۔ اس کے چہرے پہ خوف موجود تھا۔ پانی۔ وردہ کی ہلکی سی آواز پر ڈاکٹر محمد نے فوراً اسے اٹھ کر پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ پانی پیتے ہی وردہ کو ہوش آ گیا اور وہ خالی دماغ سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ دماغ ابھی بھی پوری طرح سے جاگا نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ اسے سب یاد آ گیا۔ وہ رات کے اندھیرے میں کسی کھائی میں جا گری تھی جہاں پانی تھا، پھر اسے نہیں یاد وہ کب تکلیف کی زیادتی میں بے ہوش ہو گئی۔ ہاں، مجھے بہت تکلیف تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے زخم پر رکھا۔ ایک ہلکی سی کرا نکلی۔ کیا آپ ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر محمد نے اس کے پاس ہو کر آہستہ سے پوچھا۔ ناشتے کے ساتھ ہی دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد وہ اور اماں ایک ساتھ ساتھ چلتے صوفے پہ آ بیٹھے تھے۔ آج کا کام وہ اماں کے آرام کرنے کے دوران کرایا تھا، لیکن اسے جانا تھا جلدی، شام تک وہ لازمی جانا چاہتا تھا۔ اماں کو اس کے بے وقت کام سے چڑ سی تھی۔ وہ جب بھی کہاں آتی تھی کرم اسی طرح نکل جاتا تھا، لاکھ پوچھنے پر بھی مجال ہے جو بتا دے کہ آخر وہ کرتا کیا ہے۔ اس لیے آج اسے پھر سے اماں کو بتاتے ہوئے ہچکچاہٹ ہو رہی تھی۔ انہیں اچھا نہیں لگنا تھا لیکن بتانا ضروری بھی تھا، تو اس نے وقت ضائع کیے بغیر آہستہ آواز میں بتا دیا کہ وہ شام کو کام کے سلسلے میں جا رہا ہے، 2 دن بعد لوٹے گا۔ اور اماں جی اسٹارٹ ہو گئی تھی، میں تنگ آ چکی ہوں تمہارے اس کام سے، بہت جلد تیری شادی کرواتی ہوں تاکہ آ کے وہ سنبھالے تجھے، اور کوئی تو ہو جو پوچھ سکے کہ کہاں جاتے ہو، کیا کام کرتے ہو۔ مجھے تو کوئی کبھی بتانا ضروری نہیں سمجھتا، بس اب میں کرتی ہوں فیصلہ، بلاتی ہوں اس نکمے کو بھی جس نے تمہیں سر چڑھا رکھا ہے، نہ خود کچھ کہتا ہے نہ مجھے کچھ کہنے دیتا ہے۔ اب اور لاڈ نہیں دیکھنے میں نے، تم دونوں کو بھی آتی ہوں، کرتی ہوں تم دونوں کو بیویوں کے حوالے، پھر یوں جا کر دکھانا۔ اماں کا چہرہ خفگی سے لال ہوا تو وہ مسکراتا ہوا اٹھا، ماتھے پہ بوسہ دیتے ہوئے بولا، جو حکم اماں جی، میں بھلا انکار کر سکتا ہوں؟
اور اس کی بات پر اماں اور بھڑک گئی تھی۔ بہت جلدی ہے شادی کی، آج ہی نہ کروا دوں؟ تو وہ زور سے کہا لگاتے باہر نکل گیا اور اماں نماز کے لیے کمرے میں چلی گئی، جبکہ وہ جانتی تھی ان کا شہزادہ کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتا۔ میں کہاں ہوں؟ آپ کون ہیں؟ آپ ہاسپٹل میں ہیں، میں ڈاکٹر محمد ہوں۔ آپ پریشان نہیں ہو، آپ محفوظ ہیں۔ مجھے بتائیں، آپ کو کہیں تکلیف تو نہیں؟ نہیں، مجھے کہیں بھی تکلیف نہیں، لیکن میں یہاں کیسے آئی؟ کون لایا ہے مجھے یہاں؟ وہ آہستہ سے بولی تھی۔ آپ کو کرم شاہ یہاں لے کر آئے ہیں۔ آپ بے ہوش تھی اور آپ کے ٹانکے ٹوٹ چکے تھے، شاید اب بھاگتی رہی ہے۔ کیا آپ مجھے بتائیں گی کہ آپ کو یہ گولی کس نے اور کیوں ماری؟ وہ بات گھمانے کی بجائے سیدھا پوچھ رہا تھا تاکہ وہ جان جائے کہ اسے معلوم ہو کہ جھوٹ کی بجائے سیدھا سیدھا سچ بتائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے جھوٹ کی بجائے سب کچھ سچ سچ بتائیں گی۔ وہ بغیر اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ میں آپ کو کچھ نہیں بتانا چاہتی، وہ غصے سے بولی۔ ہلکی سی مسکراہٹ ڈاکٹر محمد کے چہرے پہ نمودار ہوئی۔ کیا میں جان سکتا ہوں؟ اب وہ سنجیدہ تھا۔ نہیں، وردا کا لہجہ اب بھی سخت تھا۔ یقیناً وہ کسی پر بھی اعتبار نہیں کر پا رہی تھی۔ اوکے، پھر یہ سب آپ سے کرم شاہ اپنے طریقے سے خود ہی پوچھ لے گا۔ جو بہت خطرناک انسان ہے، کسی پر بھی رحم نہیں کرتا، 1 منٹ لگاتا ہے بندہ اڑانے میں۔ ڈاکٹر محمد نے اسے ڈرانے کی پوری کوشش کی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے اس سے بات کرتے مزہ آ رہا تھا۔ وردا کا رنگ پک ہوا تھا اور ایک مصیبت سے نکل کر دوسری میں پھنس چکی ہے۔ مطلب آسمان سے گرا، کھجور میں اٹکا۔ او میرے خدا، میں کہاں جاؤں؟ کب یہ مصیبتیں میری جان چھوڑیں گی؟ وہ پریشان ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر محمد اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ میں چلتا ہوں، اگر کوئی مسئلہ ہو تو یہ بیل بجا دیجیے گا، نرس باہر موجود ہے اور ابھی تھوڑی دیر تک وہ آپ کے لیے سوپ لے آئیں گی، آپ پی کر آرام کریں۔ کرم شاہ کے آنے پر آپ سے بات ہوگی، کہہ کر وہ باہر نکل گیا تھا اور ایک دفعہ پھر سے پریشانی میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اب اس کرم شاہ نامی بلا سے وہ کیسے پیچھا چھڑائیں گی؟ شام ہوتے ہی وہ نکل گیا تھا۔ اس کے مخصوص بندے اس کے ساتھ تھے۔ اب اگلے کچھ دن اس کا موبائل فون مکمل طور پر بند رہنا تھا، لیکن وہ جانے سے پہلے ہاسپٹل اس لڑکی کو دیکھنا چاہتا تھا تاکہ اگر وہ ٹھیک ہو تو اسے اس کے گھر تک پہنچا سکے۔ وہ آنکھیں موندے لیٹی تھی جب کوئی اندر داخل ہوا۔ وہ اونچا، لمبا، تھوڑا سا سانولا، ہلکی ہلکی سی خط کے ساتھ، فوجی کٹ کریم رنگ کے سوٹ کے ساتھ، کالی چادر کندھے پہ ڈالی، پرکشش نوجوان تھا جو ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے پاس آ کر رکا تھا۔ اس کے ساتھ ڈاکٹر محمد بھی تھا جو ابھی بھی مسکرا رہا تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اس خوبصورت جوان نے بولنا شروع کیا تو وردا نے ڈرنا گواری ڈاکٹر محمد سے تعارف کرا تو اس کی ناگواری میں مزید اضافہ ہو گیا، کیونکہ جو کچھ ڈاکٹر محمد نے اس کے بارے میں بتایا تھا یقیناً وہ اسے اچھا نہیں لگنا تھا۔ کیسی ہے اب آپ؟ وہ پھر سے پوچھ رہا تھا۔ جی بہتر ہوں۔ اس کا لہجہ کافی سخت تھا۔ کیا آپ بتا سکتی ہیں آپ کون ہیں، کہاں سے ہے، تاکہ ہم آپ کو آپ کے گھر پہنچا سکے؟ کیوں؟ میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ کرم شاہ ذرا سا مسکرایا، پھر سنجیدہ ہو گیا۔ آپ اس لیے ہمیں بتائیں گی تاکہ ہم آپ کو آپ کے گھر پہنچا سکیں۔ میں آپ کو ہرگز نہیں بتاؤں گی، اور جو آپ دونوں کر سکتے ہیں کر لیں، میں آپ سے ڈرتی نہیں ہوں۔ آپ لوگ مجھے 1 منٹ، آپ کو کس نے کہا کہ ہم آپ کو نقصان پہنچائیں گے؟ اب وہ کافی سنجیدہ تھا۔ نہیں نہیں وردا، تم نے اس شخص سے بالکل بھی نہیں ڈرنا۔ اب وہ واقعی کرم شاہ سے خوفزدہ ہو رہی تھی اور پیچھے کھڑا ڈاکٹر محمد اس کی حالت پر دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں اس لڑکی کو ڈرانے میں بڑا مزہ آ رہا تھا، جبکہ فطرتاً وہ بہت سنجیدہ انسان تھا۔ میں آپ سے بالکل بھی نہیں ڈر رہی، وردا نے کرم شاہ کو بتانا ضروری سمجھا تھا۔ کرم شاہ کو یہ عجیب و غریب حرکت کرنے والی مخلوق دیکھ کر کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسی حرکتیں کیوں کر رہی ہے۔ اس نے مڑ کر ڈاکٹر محمد کی طرف دیکھا۔ یہ سب اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ کیوں؟ کیا یہ ہوش میں ہے؟ ہاں ہاں، پورے ہوش و حواس میں۔ محترمہ، تم ذرا سختی سے پوچھو۔ وردا ان کی باتیں نہیں سن سکی تھی۔ آپ کون ہیں؟ اب ذرا وہ سختی سے بولا تھا۔ دیکھیں، آپ ہوں گے ڈان شان اپنے گھر پر۔ میں وردا رفیق ہوں، کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتی، اور آپ مجھے مارنے کے بارے میں سوچیے گا بھی مت۔ مجھے مار کر آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، سمجھے آپ؟ اس نے ڈرتے ڈرتے
सब बोल दिया था, दिल 180 की स्पीड में दौड़ रहा था। करमशाह खाली जहन से उसे देख रहा था कि ये लड़की पागल है क्या? वैसे मैंने आपको कब डराया है? वो आखिर पूछ चुका था। आपके ये जो डॉक्टर है इन्होंने बताया है। करमशाह ने अचानक मुड़कर देखा तो डॉक्टर का मोहम्मद का रंग उड़ा था। वो समझ चुका था ये सब इसी का किया धरा है, क्योंकि ऐसी हरकतें वो कम ही करता था, लेकिन जब मौका मिलता था करता जरूर था। वो उसे लंबे अरसे से जानता था। बज़ाहिर संजीदा नजर आने वाला ये डॉक्टर इतना भी सीधा नहीं है। डॉक्टर मोहम्मद की मिसनी सी मुस्कुराहट वो समझ चुका था, और ही साथ साथ उसने ना डरने वाली मखलूक को डराने का फैसला भी कर लिया था। क्योंकि ये प्यारी सी जो लड़की जो उसे डर तो बहुत रही थी, लेकिन मुंह से कह रही थी वो उससे बिल्कुल भी नहीं डरती। तो क्या कहा आपने? क्या आप मुझसे बिल्कुल भी नहीं डरती? अब जरा सख्त लहजे में बोला। शादी की आज आज ही ना करवा दो तो जरा कह कहा लगाते बाहर निकल गया। अम्मा नमाज के लिए कमरे में चली गई, जबकि जानती थी नहीं डरती तो फिर डर के मारे आंखें क्यों बंद कर रखी है? इतनी बहादुर है तो आंखों में आंखें डालकर बात करे। वो अब भी सरगोशी के अंदाज में बोल रहा था। वो लेट हो रहा था, लेकिन जिंदगी में पहली मर्तबा उसे किसी लड़की से इस हद तक बात करके अच्छा लग रहा था। और वाकई वो डर रही थी और वो उसे डरा रहा था। वो ऐसा नहीं था, लेकिन कभी कभी इंसान थोड़ा हटकर भी एक्ट कर जाता है। और आज करमशाह वही कर रहा था। उसे न जाने क्यों ये खेल अच्छा लगने लगा था। उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन बस ये खेल था जो उसे मजा दे रहा था, इसलिए वो जाने का इरादा तो कर चुका था। और ये पहली बार हुआ था कि करमशाह अपने काम पर ना गया हो। विरदा के होठ कँपा रहे थे, वो कुछ पढ़ रही थी। मैं कोई भूत नहीं हूँ वर्दा रफीक जो तुम मुझे कुरानी आयत पढ़कर मुझे भगा रही हो। डॉक्टर मोहम्मद सोफे में बैठ के तमाशा देख रहा था। अब तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकती, हा हा हा। उसने हल्का सा कहकहा लगाया था। वरदा ने अभी तक आंखें जोर से बंद की हुई थी। मुकाबला करो डरपोक लड़की, उसने मजीद छेड़ा था। मैं बिल्कुल भी डरपोक नहीं हूँ, और ना ही मैं आप जैसे सड़क छाप गुंडों से डरती हूँ। उसने एक आंख हल्की सी खोल कर देखा। करमशाह उसके बिल्कुल पास था। उसने जल्दी से दोबारा आंख बंद कर ली। करमशाह उसकी हरकत देखकर महजूज हो रहा था कि एक तो उसकी मदद कर रहा है, ऊपर से उसे सड़क छाप गुंडा बता रही है। हम कोई सड़क छाप गुंडे नहीं है मोहतरमा, बल्कि मॉन्स्टर है जो एक सेकंड में बंदे खा जाते हैं। उसकी बात पर विजरा का भी दिल जोर से धड़का था कि अब उसे सिर्फ मौत नहीं बल्कि ये आदमखोर मार कर खा भी जाएंगे। या अल्लाह, मैंने ऐसी मखलूक पहले तो अपने देश में नहीं देखी जो बंदे खाती हो, लेकिन आपके फजलो करम से आज वो भी देख ली। अब पता नहीं ये बंदा पकाकर खाता है या कच्चा ही। हम खूबसूरत लड़की को जिंदा ही निकल जाते हैं। ये डॉक्टर मोहम्मद था जो इतनी बात कह के बाहर निकल गया था। वरदा को थोड़ी देर कमरे में कोई हलचल महसूस नहीं हुई। उसने आंख खोलकर देखा, कमरा खाली था। उसकी हालत वाकई अजीब हो रही थी। वो सब कुछ समझ रही थी, क्योंकि ये दौरा उसका पहला तो टूर था। वो नवाबशाह तक आ गई थी, लेकिन ये लोग इसकी कबीर शाह से भी ज्यादा खतरनाक थे। मैं उस सुनसान इलाके में बस से उतरी क्यों, अब पता नहीं मैं कहाँ हूँ, और ये लोग वाकई आदमखोर है कि नहीं। वो सोचते सोचते थोड़ी ही सी ऊपर होकर लेटी। इसके लिए हरकत करना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो जा चुके थे, लेकिन विरदा को अब यहाँ से भी निकलना था जान बचाकर। वो बस बस सोच कर रह गई थी, अब ये सब क्या है मोहम्मद? करमशाह ने सख्त से लहजे में पूछा। वैसे तुम्हें मुझसे ज्यादा इस बात का इल्म होगा। ये सब क्या है और क्यों है? उसे गोली मारी गई, लेकिन वो नहीं बता रही वो कौन है, कहाँ से आई और किसने और क्यों गोली मारी। वो तब ये सब बताएंगी जब उसका पाला और उससे भी बड़े मॉन्स्टर से पड़ेगा जिससे वो भाग रही है। और मुझे यकीन है तुम मेरी मदद करोगे। डॉक्टर मोहम्मद ने एक एब्रो चढ़ाकर करम शाह की तरफ देखा। क्या लगता है तुम्हें कि इसे किसने गोली मारी और क्यों मारी है? देखो करम शाह, जब भी कोई लड़का गोली के साथ आता है तो मतलब वो चोर है, डाकू है, या वारदात किया हुआ है। लेकिन जब कोई लड़की हो तो मामला गैरत का है, या वो अपनी इज्जत बचाती भाग रही है। उसके पीछे लुटे रहे हूँ। हाँ, ऐसा ही है, और लग रहा है लड़की किसी के हाथों बेची या खरीदी गई है, क्योंकि उसकी बेहोशी पे की गई बातें यही इशारा दे रही थी। बाकी का काम मैं तुम पर छोड़ता हूँ, और मुझे उम्मीद है तुम अच्छे से पता लगाओगे। यकीनन तुम ठीक कह रहे हो।
उठ कर बाहर निकल गया, जबकि डॉक्टर मोहम्मद वार्ड की तरफ चल दिए। वर्दा को जागता देखकर फिर से अपनी टोन में वापस आया था, क्योंकि ये सिर्फ खेल नहीं था, कुछ और भी था जो उसके मुस्कुराने पे मजबूर कर रहा था। वर्दा के होश एक दफा फिर से उड़े थे उसे सामने देख के। तो क्या कहा आपने मिस वर्दा रफीक, आपको मुझे कुछ नहीं बताना, और आप मुझसे डरती बिल्कुल भी नहीं है। वो बेड के पास कुर्सी घसीट कर बैठ गया। वरदा ने एक दफा फिर से कुरानी आयत का वर्ड शुरू कर दिया। उसे अपनी जान मुश्किल से बचती नजर आ रही थी। सामने आग थी तो पीछे आग का जलता लावा। वो जाती तो कहाँ जाती? क्या आप मुझे सच बताना पसंद करेंगी, या देखिए मिस्टर, आप जो कोई भी है, मेरी जान छोड़े। आपने मुझे हॉस्पिटल पे पहुंचा कर जो नेक काम किया, उसका अजर अल्लाह पाक आपको देगा, और जो खर्च हुआ है आपका यहाँ वो जल्द लौटा दूंगी। सर, हमने हर जगह देख लिया, लेकिन मिस वर्दा कहीं भी नहीं है, हारिस सर झुकाए बोला था, क्योंकि वो कबीर शाह का गुस्सा बहुत अच्छे से जानता था। कुर्सी का रुख खिड़की की तरफ किए, सिगरेट के धुएं को बाहर निकालता उठकर खड़ा हुआ था। वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। हारिस के पास आकर खड़े होते वो धीमी आवाज में बोला था, मुझे नफरत है नाकामी से, और ये बात तुम बहुत अच्छे से जानते हो। फिर तुमने वापस आके मेरे सामने बात करने की कोशिश भी कैसे की? हारिस को शदीद खौफ महसूस हुआ था कबीर शाह के सर्द लहजे से। यकीनन उसे बहुत सख्त सजा मिलने वाली थी। जाओ और जाकर तमाम हॉस्पिटलों को चेक करो, वो वही है, इस इलाके में है, जो भी करना है करो, लेकिन मुझे वो चाहिए। हारिस, क्योंकि वो नादान है, नहीं समझती मैं उसको, वो बात अधूरी छोड़ गया था। सर, आप प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दे, मैं मिस वर्दा को ढूंढ निकालूंगा। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए हारिस, ऐसा ही होना चाहिए। अब वो जोर से दहाड़ा था, और अगले ही लम्हे हारिस वहां से गायब हो चुका था। तुम भाग नहीं सकती लिटिल गर्ल, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा मेरी जान। बहुत जल्द तुम यहाँ मेरी पनाह में होंगी। और फिर से नॉर्मल हुआ था। मुझसे माफी मांगूंगी, लेकिन मैं तुम्हें सजा जरूर दूंगा। इतनी आसानी से माफी नहीं मिल सकती। तुम्हें मेरी शिद्दतें तुम्हें बेहाल कर देंगी। मैं तुम्हें एक लम्हे के लिए भी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। क्यों तुमने भागने का इरादा किया लिटिल गर्ल, क्यों? उसने से गुस्से से लाल होकर दीवार पे दे मारा। वो बहुत बेचैन था। तुम्हें आना होगा मेरे पास लिटिल गर्ल। तुम्हें पनाह सिर्फ कबीर शाह की आगोश में मिलेंगी, याद रखना ये बात। वो गुस्से से दहाड़ता बाहर निकल गया था। वो मुस्कुराते लबों से उसे घूर रहा था, लेकिन उसकी नजरें हवसज़दा बिल्कुल भी नहीं थी। वो यकीनन उसे बहुत ज्यादा डराना चाहता था, लेकिन उसकी फितरत ऐसी नहीं थी। वो कभी किसी के साथ गलत करे तो वो सीधा फिर से मुद्दे पे आया था। वरदा रफीक, आप मुझ पर एतबार कर सकती हैं, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ना हम बुरे लोग हैं, ना ही आपको बुरा समझते हैं। हम सिर्फ आपकी मदद करना चाहते हैं, और आपको बहिफाजत आपके घर भिजवाना चाहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप ताउन करेंगी, क्योंकि ये आपके लिए जरूरी है। यूं किसी लड़की का इस तरह घर से गायब हो जाना छोटी बात नहीं है। वो काफी संजीदा लग रहा था। ये नई साजिश आप दोनों ने मिलकर अभी अभी तैयार की है। ये हमारी हमदर्दी देखकर हमें बता देंगी जी। वो उसकी बात सुनकर फक हुआ था। आप सरासर गलत सोच रही है मोहतरमा, ना चाहते हुए भी उसका लहजा सख्त हुआ था। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे यहाँ से जाने दे, मैं खुद चली जाऊंगी जहां से आई हूँ, और एक दिन वापस जरूर आऊंगी आपका कर्ज उतारने। ओ रियली? अगर ऐसा है तो मैं भी आप पर भरोसा नहीं करता। आपको ये कर्ज अदा किए बगैर आजादी नहीं मिल सकती। जी? वो उठकर हल्की सी बैठी थी। मैंने आपको कभी कहा था कि मुझे हॉस्पिटल लेकर आए और ये खर्चा करे? पड़ी रहने देते, मर जाने देते, वो हल्की से बोली थी। क्यों, आपको मरने का बहुत शौक है? और फिर से पहले वाली ट्यून में आ चुका था, क्योंकि जितनी मासूम वो से समझ रहा था, इतनी वो थी नहीं, बहुत चालाक थी, उसे कुछ भी बता नहीं रही थी। ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। मेरे पास इस वक्त ज्यादा पैसा नहीं है, बल्कि मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है, मेरा सामान वहीं गिर गया है। वो अब रोने लगी थी। मेरा यकीन करे, मैं पैसे वापस लौटा दूंगी। इसके रोने से थोड़ा परेशान हुआ था वो, लेकिन अब अगले लम्हे खुद को संभाल गया था। लड़की सीधी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो उसे कुछ कर क्यों नहीं बता रही, उसकी समझ से बाला था। कैसे वापस करेंगी आप? वो अब काफी संजीदा था। तो मैं कमा कर वापस करूंगी, उसका जवाब बाख्तियार था। शायद वो कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन मुंह से ये निकल गया, ओके, किस जरिए से कमाएंगी आप? मैं जैसे भी करके कमाऊंगी, करके दूंगी, मेरा यकीन करो। मैं बुरी लड़की नहीं हूँ, मैंने तो कभी आपको बुरा नहीं कहा।
बस ये जानने की कोशिश की है कि जिस ज़रिए से आप कमा कर मुझे मेरे पैसे वापस करेंगी, वो हलाल भी होगा या नहीं? अपनी औकात में रह के बात करें मिस्टर। वो एकदम ही गुस्से से लाल होकर चीखी। मैंने सारी जिंदगी हराम का एक निवाला नहीं लिया, आपकी जुर्अत भी कैसे हुई ये बात करने की? वो ना तो अब खौफजदा महसूस हो रही थी, ना ही बीमार। करमशाह ने गौर से उसे देखा था और फिर से बोला, मुझे बता दे अपना जरिया आमदन, ताकि मैं आपके कर्ज वाली रकम पे बेफिक्र हो जाऊं। मैं किसी ना किसी के घर काम कर करके लौटा दूंगी। मेरा एतबार करो। ओके, तो फिर आपको मेरे कर्ज के लिए अवध 6 माह मेरी हवेली में काम करना होगा, बिला मुआवजा। कब बोलो, कबूल है? वरदा ने आंखें बंद करके खोली, गौर से उसे देखा। क्यों? आपकी हवेली में क्यों? मैं जहां भी काम करूं आपके पैसे वापस कर दूंगी। नहीं, मैं आप पर एतमाद नहीं करता। बोले हाँ या ना? एतबार नहीं तो मुझे मंजूर है। कुछ आंसू गिरे थे जिन्हें वो बेदर्दी से रगड़ गई। एक दिलफरेब मुस्कुराहट करमशाह के खूबसूरत लबों को मजीद खूबसूरत बना दी। वो अपने दिल की धड़कनों को छिड़ी तारे सुन पा रहा था। एक दिन और मुश्किल से 12 घंटे, क्या इतने से वक्त में कोई दिल को प्यारा लग सकता है? हाँ, लग सकता है। जैसे मुझे ये बेड पर लेटा नाराज वजूद अच्छा लग रहा है, अपना अपना सा लग रहा है। वो मुस्कुराता बाहर निकला, जबकि वर्दा कम से कम 6 माह के लिए पुरसुकून हो चुकी थी कि उसे रहने के लिए एक छत तो मुयस्सर आई, चाहे मुलाजिमा के तौर पर ही सही। वो इन महीनों में कबीर शाह से बच जाएंगी और वो यकीनन उसे करमशाह की हवेली तक नहीं ढूंढ सकता। जल्द ही वो सो चुकी थी और करमशाह बाहर से उसे देखते डॉक्टर मोहम्मद के पास चला गया था। काली लैंड क्रूज बड़ी सड़क पर फर्राटे भर रही थी। उसके दिमाग का पारा चढ़ चुका था। अब यकीनन ताराबाई की खैर नहीं थी, और वही हुआ। उसने गाड़ी ताराबाई के कोठे के बाहर खड़ी की और गुस्से से अंदर दाखिल हुआ। दरवाजा खोला था। यकीनन वो दिन की महफिल जमाए बैठी थी। अंदर का मंजर बहुत ही वाहियात था। दो रकसाएं इंतहाई नामुनासिब लिबास में मलबूस नाच रही थी, जबकि ताराबाई अपने मखसूस पलंग पर साड़ी जैतन किए, जो कि आधी से ज्यादा कमर दिखा रही थी, विराजमान थी। कबीर शाह को इतने गुस्से में आता देख उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी थी। कबीर शाह इस वक्त यहाँ? कबीर शाह ने अंदर दाखिल होते ही ना आओ देखा ना ताओ, रख रख के थप्पड़ उन रक्कासाओं को लगाए जो नाच रही थी। वो बेचारी दूर जा गिरी और लम्हे में ही गायब हो चुकी थी, जबकि मुजरा देखने आए हुए आशिक भी इस अचानक आने वाली आफत पर पल में गायब हुए थे। जिस शख्स ने नाचने वाली लड़कियों का लिहाज नहीं किया, वो उनका क्या करता? कोठा खाली हो चुका था। कबीर शाह ताराबाई के सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ चुका था। ताराबाई का खून रगों में जमने लगा था, क्योंकि सामने बैठा शख्स आग था और इस वक्त तो वो आग भड़क रही थी। ताराबाई को सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। कबीर शाह, आप इस वक्त खैरियत? ताराबाई ने डरते डरते सवाल किया, और यही उसकी बदनसीबी। ताराबाई को पड़ने वाला थप्पड़ इतना शदीद था कि कमरों में खड़ी लड़कियां कानों पे हाथ रख गई थी। सबने फटी फटी आंखों से कबीर शाह को देखा, जो पहले भी यहाँ आता ही रहता था, लेकिन ऐसी ठुकाई ताराबाई की पहली दफा कर रहा था। यकीनन बात बड़ी थी और वजह वो जानती थी। अब कहाँ है वो? सद आवाज गूंजी थी। ताराबाई का तो दिमाग ही हिल गया था और वो बुत बन के बैठी हुई थी। मुझे नहीं मालूम। घुटी घुटी सी आवाज। ताराबाई, जब मैंने तुम्हें मना किया था वो किसी के पास ना जाए, कोई उसे नजर भर कर ना देखने पाए, मैं उस पर किसी की नजर बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर क्यों मेरी इजाजत के बगैर उसे मेरे फार्म हाउस पर क्यों भेजा, वो भी दुल्हन बनाकर? क्या समझ लिया था कबीर शाह को? मैं मजबूर थी। ताराबाई का बोलना मुश्किल हो रहा था। क्या मजबूरी थी? उसकी सद आवाज पर तमाम लड़कियां बुत बनी खड़ी थी। बोलो, क्या मजबूरी थी? वो दहाड़ा था। ताराबाई की गर्दन दबोच ली। ताराबाई के किसी गार्ड में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अंदर झांक भी लेता, क्योंकि वो कबीर शाह था, अपनी नाम की तरह एक। उस पर आईजी की नजर पड़ गई थी। मुझे उसे बचाने के लिए आपके पास भेजना पड़ा। कैसे उस पर आईजी की नजर पड़ गई? कैसे? वो बुलंद आवाज से दहाड़ते ताराबाई के मोतियों के फूल लगे जूड़े को दबोच गया था। गिरफ्त बहुत सख्त थी। ताराबाई की आंखें बाहर को उबल पड़ी थी। वो बाहर आ गई थी खुद ही।
खुद ही तो उसने देख लिया, तुम लेकर आई थी उसे आईजी के सामने। वो फिर से सर्द लहजे में बोला, नहीं, कसम ले ले शाहजी, मैंने तो उसे 7 पर्दों में छुपा कर रखा था। फिर कैसे वो 7 पर्दों से आई आईजी के नजर में आ गई? वो गलती से बाहर आ गई थी, मेरा यकीन करे शाहजी। अब ताराबाई मिन्नतों पे उतर आई थी, वो भाग गई हॉस्पिटल से और मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा। अगर मुझे पता चला इस काम में तुम मलूस हो तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। याद रखना। नहीं, मैं शामिल नहीं हूँ, मेरा यकीन करे। वो मिमनाई। तो बोलो फिर क्या सजा है तुम्हारी उसको यूं मेरे फार्म हाउस भेजने की? वो हल्का सा मुस्कुराकर सख्त तासुरात दे गया, और आईजी तो अब यहाँ रहने वाला नहीं है, रहने तुम्हें भी नहीं दूंगा जिंदा। अब उसने कह कहा लगाते कदम बाहर की तरफ बढ़ाए थे। और एक बात ताराबाई, बस उसे मुझे मिल जाने दो, फिर आऊंगा आपको मिठाई खिलाने, यकीन करो तुम्हें मजा आ जाएगा। हा 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 हा, हंसते हुए वो बाहर निकल गया, जबकि ताराबाई ने थूक निकलकर सुख का सांस लिया। मेरे ख्याल में अब मुझे घर जाना चाहिए, क्योंकि आपके साथ डील डन हो चुकी है, और मुझे आपके ऊपर पूरा एतमाद है। वो मुबहम सा मुस्कुराया था। वरदा को वो मुस्कुराता अच्छा लगा था, उसका अंदाज भी। जी बिल्कुल, आपको जाना चाहिए, क्यों मेरे सिरहाने बैठने का क्या फायदा? विरदा का लहजा अब भी सख्त था। जी जी, मैंने आपकी सिक्योरिटी बढ़ा दी है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब बिल्कुल भी न जाने क्यों वो उससे बातें करते रहना चाहता था। मैं किसी से भी नहीं डरती। उसकी बात पर एक दफा फिर से वो मुस्कुराया, तो चले फिर हम जल्दी मिलेंगे मेरी हवेली में, और मुझे उम्मीद है कि आप हर काम अच्छे से करेंगी। उसने उसे याद करवाना लाजमी समझा था, क्योंकि वो जानता था उसे कैसे सुलगाना है। इतना तो वो वाकिफ हो चुका था उसकी आदत से। कैसी हो तुम लिटिल गर्ल? यकीन करो जैसे जैसे दिन गुजर रहे तुम्हारी सजा में भी इजाफा हो रहा है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें बहुत सजा मिल, सख्त सजा मिले, तो जल्दी से आ जाओ। कबीर शाह इंतजिर है तुम्हारा। वो शीशे की खिड़की के सामने खड़ा खुद कलामी में मसरूफ था कि हारिस अंदर दाखिल हुआ। सर, लड़की पहुंच गई है। कबीर शाह ने इनकार भरा और कुर्सी पर बैठ गया। क्या पहन रखा है उसने? जी। हारिस उसके सवाल पर गड़बड़ा गया था, जबकि कबीर शाह हल्का सा मुस्कुरा दिया। जाओ, उसे ये ड्रेस देकर आओ, बोलो पहन कर मेरा इंतजार करे। उसने सोफे पर रखे एक शॉपर की तरफ इशारा किया। ये पहली दफा था कि कबीर शाह ने किसी लड़की के लिए कोई लिबास, या शायद वल्गर तरीन लिबास खरीदा था और उसे पहनने के लिए बोला था। हारिस शॉपर उठाकर बाहर निकल गया, जबकि कबीर शाह एक दफा फिर से गहरे कर्ब में मुब्तला हो चुका था। मिस, आपकी लिबास पहन ले, सरकार का ऑर्डर है। हारिस ने वो शॉपर कमरे में मौजूद लड़की को थमा दिया था, जबकि इसकी जरूरत तो नहीं थी। वो तो पहले ही वल्गर तरीन लिबास में मलबूस थी। लड़की ने एक अदा से शॉपर पकड़ा और मुस्कुरा दी। शायद वो जानती थी कि इसमें क्या है। 15 मिनट के बाद वो मुस्कुराता कमरे में दाखिल हुआ और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। लड़की ने भी मजबूरन मुस्कुराकर उसका इस्तकबाल किया था। हारिस बाहर खड़ा था, उसे यहीं रुककर उसका इंतजार करना था। उसका मखसूस वक्त 1 घंटा था, और उस 1 घंटे में अंदर क्या होता है, हारिस को बखूबी इस बात का इल्म था। अंदर से आने वाली मधुम आवाजें कभी सिसकियों में तब्दील हो जाती, तो कभी फूट फूट कर रोने में। वो इन आवाजों का आदी हो चुका था। 1 घंटा मुकम्मल होने में कुछ सेकंड रहते थे। वो अपनी जगह अलर्ट खड़ा था। कबीर शाह ने घड़ी की सुइयों को आपस में मिलाप होते ही दरवाजे का लॉक खोला और बोला, वापस छोड़ाओ इस लड़की को, और अपने मखसूस कमरे की तरफ बढ़ गया, जो उसका अपना कमरा था। हारिस ने लड़की को साथ लिया, जो अपने पहले वाले लिबास में थी। अब उसे और अब उसे बाहर गाड़ी तक छोड़ आया, और यूं एक और लड़की की मुलाकात कबीर शाह के साथ मुकम्मल हुई। गाड़ी एक बड़ी हवेली के बाहर आके रुकी, तो वर्दा ने खौफ भरी नजर बड़े से गेट पर डाली। चौकीदार ने दरवाजा खोला तो डॉक्टर मोहम्मद की गाड़ी करमशाह की हवेली में आकर रुकी। वर्दा गाड़ी से रुकते ही एकदम खौफजदा हुई थी कि यहाँ भी उसके साथ कुछ भी हो सकता है। यहाँ से तो वो भाग भी नहीं सकती, लेकिन फिर एक मजबूत इरादे के साथ वो बाहर निकल आई। उसका इस्तकबाल वसाई ने किया था।
क्योंकि अम्मा जी तो आज सुबह ही वापस चली गई थी। वसाई को देखकर उसे थोड़ा हौसला हुआ कि चलो यहाँ कोई औरत तो मौजूद है, वो इस हवेली में पहले भी आ चुकी है। उसे इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था क्योंकि इस वक्त वो बेहोश थी और उसके अंदाजे के मुताबिक अनमशा उसे सीधा हॉस्पिटल ही लेकर गया था। वापसी पर उसने दोबारा से वही सूट पहन लिया था जो वसाई ने पहनाया था, क्योंकि उसके लिए वो सूट नर्स लेकर आई थी और उसने बिल्कुल भी नहीं पूछा था कि ये सूट किसका है। वसाई मुस्कुराते हुए उसके पास आई और अदब से बोली, बीबी सरकार अंदर चले, शुक्र है आप ठीक हो गई। विदा का ध्यान बिल्कुल भी उसकी तरफ नहीं था। वसाई ने दोबारा आवाज दी तो चौंकी, फिर उसके साथ अंदर चली गई। डॉक्टर मोहम्मद तो आते ही अंदर जा चुका था। वो तो हवेली की शान देखकर हैरान थी। उसने पहली दफा इतनी बड़ी शानदार हवेली देखी थी। वो अंदर दाखिल हुई तो सामने सोफे पे करमशाह विराजमान था। उस वक्त वो वाकई एक गांव का सरदार लग रहा था और उसके सामने डॉक्टर मोहम्मद बातों में मसरूफ था। बीबी सरकार को कमरे में छोड़कर आए, वसाई और चाय के साथ कुछ खाने पीने को भी दे और साथ में किचन में हिदायत दे दे कि कुछ दिन बीबी सरकार के लिए परहेजी खाना बनेगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। वसाई के कुछ बोलने से पहले ही वरदा बोल पड़ी, फिक्र न करें, ये हमारी मेहमान नवाजी, इसके पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे। वो अपनी बात मुकम्मल करके मुस्कुरा तो वरदा को शदीद शर्मिंदगी हुई। वो चुपचाप कमरे में चली गई, जबकि वसाई चाय का बंदोबस्त करने किचन में चली गई थी। करमशाह के चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि वो अब आगे उसके साथ क्या करने वाला है। आए मिस वरदा रफी। करमशाह वरदा को देखकर मुस्कुराने लगा। वो मम्मा, मैं किचन में जा रही हूँ, कोई काम हो तो करवा दूं। अब उसका लहजा नरम था। ओह, आप तो बहुत जल्दी अपनी ड्यूटी स्टार्ट करने लगी, पहले ठीक तो हो जाए। मैं बिल्कुल ठीक हुआ, जिस वजह से यहाँ आई हूँ मुझे वो करना चाहिए, ना कि आराम। लम्हे में उसका लहजा सख्त हुआ। 10 दिन काफी होते किसी की ठीक होने के लिए। ओह अच्छा, मुझे मालूम नहीं था। अच्छा हुआ आपने बता दिया। तो चलिए आपको आपकी ड्यूटी बताता हूँ। जी, वरदान ने आंखें बड़ी बड़ी करके पूछा। जी, उसी के अंदाज में जवाब दिया गया था। अच्छा तो फिर क्या बताए, क्या काम है। अब वरदा उसके पास आ खड़ी हुई। इतनी भी क्या जल्दी है, पहले ये तो पता चल जाए आप यहाँ से कुछ भी चोरी नहीं करेगी। वो शरारत से बोलता संजीदा था। क्या फरमाया आपने, मैं चोरी करूंगी। वह हैरान थी। नहीं, मैंने ये कहा, क्या गारंटी आप चोरी नहीं करेंगी। बात समझ नहीं आई आपको। देखिए मिस्टर करमशाह साहब, मैं चोर नहीं हूँ, समझे आप। वो गुस्से से पागल हो रही थी। साई सरकार, मुझे यहाँ सब साई सरकार कहते हैं, आज से आप भी यही करके कहकर बुलाएंगे। इज इट क्लियर। नो, मैं नहीं बोलूंगी, मैं आपकी मुलाजिम नहीं हूँ। वो भी गुस्से से लाल होकर बोली थी। ओके, तो मेरा कर्ज वापस करें, फिर बाद उसके बाद आप जा सकती है। वो कहकर खड़ा हो गया था। मैं बता चुकी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। अब आवाज हल्की थी। तो नन ऑफ माय बिजनेस। वो अब गुस्सा दिखा रहा था। पापा प्लीज। वो वाकई रूहान सी होकर बोली थी। उसे करमशाह से ये तोका नहीं थी। तो ठीक है, आज से आप मुझे साई सरकार कह के मुखातिब करेंगी और मेरे सारे पर्सनल काम आप करेंगी। आप मेरी पर्सनल मुलाजिम है आज से, मंजूर। वरदा सोच में पड़ गई। बाहर कबीर शाह था तो अंदर अकरम शाह, लेकिन कम से कम उसे करम शाह से इज्जत का डर नहीं था। उसकी नजर हवस ज़दा नहीं थी। हाँ, मुझे मंजूर है, वो फक्र रंग के साथ बोली। तो करम शाह के लबों पर गहरी मुस्कुराहट दौड़ गई। वसाई, वसाई। जी साई सरकार, आज से मेरे सारे काम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी करेंगी। जी जी, पर्सोनियल सिक्योरिटो। ये क्या होता है साई सरकार। वसाई मासूमियत से बोली। ना चाहते हुए भी करमशाह का कहकहा बुलंद हुआ। जहां वसाई ने घबरा कर उसे देखा, वहीं वरदा ने भी नजरें उठाकर उसे देखा। वो हंसते हुए बहुत हसीन लग रहा था। वैसे ही ये मेरी जाती मुलाजिमा है, मेरे खाने पीने से लेके कपड़ों तक सारे काम ये करेंगी। साई सरकार, ये सारे काम तो बीवियां करती हैं। वसाई मासूमियत से बोली। वसाई की बात पर संजीदा हुआ था, जबकि दिल की धड़कन तेज हुई थी। नजरें से चुराते वो संजीदा हुआ। जो कहा है वो करे वसाई, जो हुक्म साई सरकार कहते वो वापस चली गई। पर्दा, मेरे लिए चाय लेकर आ, मेरे कपड़े रेडी कर दे। जी जी साई सरकार। उसके साई सरकार कहते ही वो मुस्कुराता हुआ ऊपर चला गया, जबकि वरदा वहीं बैठ गई। उसे ये सब करना था, कबीर शाह से जान छुड़ाने के लिए। तो ये सब करना कुछ भी नहीं था। हाँ, मैं तैयार हूँ ये सब करने के लिए। वसाई,
मुझे चाय बनानी है साई सरकार के लिए। वो किचन में दाखिल हुई तो वसाई से बोली, बीबी साई सरकार की चाय खास होती, पत्ती तेज, चीनी कम और दूध खाली। हाँ ठीक है, कहते वो चाय बनाने लग गई। अस्सलाम वालेकुम आईजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके कबीर शाह साहब? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो हल्का सा मुस्कुराकर बोला। मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं? आपको एक वीडियो भेजी है, बहुत पुरशौक इंसान है आप। उस वीडियो को देखकर फैसला करो, बल्कि फैसला हो चुका है। वीडियो देखो और 1 घंटे के अंदर अंदर इस्तीफा दे दो। वजह बहुत जाती है आईजी साहब की। तो चले, आज की कहानी यहीं तक। इंशाल्लाह कल थोड़ा इससे ज्यादा कहानी लेकर आऊंगी। और इंशाल्लाह आपको ये कहानी अच्छी लगेगी, आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहे, खुशियां बांटे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।